Hello and welcome back to Lawviews. I am your CLAT educator आदित्य प्रताप एंड आज हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशंस रहे हैं। आज हम उनको एकदम अच्छे से समझेंगे। स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे जो कि इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, वहाँ से लेकर के हम करेंट कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। ये टॉपिक हमारे लिए पढ़ना है इस टाइम पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि करेंटली कनाडा के पॉलिटिकल स्फीयर में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इस टाइम पे रिजाइनेशन दे दिया है, मतलब अनाउंस कर दिया है कि वो रिजाइन कर देंगे एज प्राइम मिनिस्टर, और पार्टी के मेन लीडर के तौर पे भी वो रिजाइन कर देंगे और वो तब तक के लिए पावर में है जब तक कि कोई और वहाँ पे इलेक्ट नहीं हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ ही साथ बीते कुछ सालों में पास्ट 1 और 2 ईयर्स में अगर हम देखते हैं तो इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशंस रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब रहे हैं और इसके वन ऑफ द मेन रीजंस है कि जो टेररिज्म रहा है, सिख टेररिज्म जो हो रहा है जो कि कुछ लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि और कनाडा की गवर्नमेंट वहाँ पे ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है, उनके अगेंस्ट में कोई कदम नहीं उठा रही, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बीच में काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस खराब रहे। तो आइए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को एकदम स्टार्टिंग से, जहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट होती है। तो जब हम लोग देखते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि सिमिलर है, तो हम ये पाते हैं कि दोनों ही फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करती हैं, दोनों ही डेमोक्रेसीज हैं, दोनों ही डेमोक्रेसीज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर्स है एज कम्पेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कुछ चीज़ें क्या कहते हैं सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। दोनों ही G20 नेशंस हैं, ये भी एक बात आ जाती है। उसके बाद अगर हम सोशल स्फीयर में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों ही कंट्रीज में जो सिक्स पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, मतलब लेकिन 2 to 4% अराउंड है। लेकिन उसके बावजूद वो जो पॉलिसी का रोल प्ले होता है, पॉलिसी में, पॉलिटिक्स में एंड बाकी स्फीयर्स में भी सिक्स काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं और दोनों ही कंट्रीज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो पंजाब का जो रीजन रहा है उसको सिक्स ने हमेशा से डोमिनेट किया है क्योंकि वो सिखिज्म की बर्थ प्लेस भी रही है। साथ ही साथ पूरे इंडिया के पूरे कल्चर के ऊपर सिखिज्म का एक काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। और जो कनाडा में सिक्स हैं वो भी एक्चुअल उनके रूट्स इंडिया से ही कनेक्टेड है, वो भी स्टार्टिंग में पंजाब में ही रहते थे और फिर वो धीमे धीमे जाकर के कनाडा में सेटल हो गए। तो आइए हम हिस्ट्री में चलते हैं ईयर 1897 में, जबकि हम डायमंड जुबली सेलिब्रेट कर रहे थे क्वीन विक्टोरिया की। तो क्वीन विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेट हो रही थी ईयर 1897 में। उस टाइम पर काफ़ी सारे इंडियंस को वहाँ पे बुलाया गया था। ये इंडियंस मेनली जो इंडियन रूलर्स थे और साथ ही साथ में रूलर्स के अलावा जो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और नोबल पर्सनैलिटीज़ होती थी और उनके अलावा जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उन्हें भी इन्वाइट किया गया था, उनके भी लोगों को। ब्रिटिश इंडियन आर्मी जब मैं बोलूँगा तो ये इंडियंस थे जो कि ब्रिटिशर्स के लिए फाइट किया करते थे, जो कि उस टाइम की ब्रिटिश इंडियन आर्मी से कहा जाता था। ठीक है, तो 1897 में जब ये हम लोग की डायमंड जुबली सेलिब्रेट हो रही है, इसमें एक हमारे सिख थे जिनको कि हम क्रेडिट करते हैं एज द फर्स्ट सिख हु परमानेंटली सेटल्ड इन कनाडा। इनका नाम था मेजर रिसेलदार केसुर सिंह। तो मेजर रिसेलदार केसुर सिंह जो थे ये हमारे फर्स्ट सिख बनते हैं जो कि जा करके कनाडा में परमानेंटली सेटल अप होते हैं और फिर धीमे धीमे इनको देखते हुए काफ़ी सारे सिख्स जो होते हैं वो यहाँ आने लगते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मेजर रिसेलदार केसुर सिंह की एक फ़ोटो भी लगा रखी है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान आ जाए कि चेहरा कैसे है, नाम याद रहना चाहिए ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे सिख्स वहाँ पर जाते हैं और मतलब जब जा रहे हैं तो इंडिया से जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली वो वर्क की तलाश में जा रहे हैं। बिकॉज हम 1897 की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर जो इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिलती हैं। जो फार्मर्स थे उनके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया गया था बिकॉज ब्रिटिशर्स जो टैक्स चार्ज करते थे उसकी वजह से हमारे देश का एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो गया था और साथ ही साथ में जो हमारा यूथ था उसके करने के लिए यहाँ पे एक्चुअल जॉब्स नहीं हुआ करती थी। जब हम कनाडा में जा रहे हैं तब भी हम वहाँ पर बहुत अच्छी जॉब्स नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम वहाँ पर बहुत ही माइनर लेवल की जो मीनियल जॉब्स होती हैं जिन्हें जनरली लोग करना नहीं पसंद करते, हम उनको क्या कहते हैं ले रहे होते हैं, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं अर्न कर पाते हैं। बट स्टिल जो हमारे लोग होते हैं जो कि वहाँ पे जाते हैं वो इतने पैसे ज़रूर अर्न कर लेते हैं कि वो अपने फैमिली को कुछ पैसे घर भेज सकें और साथ ही साथ में वो कोशिश करते थे कि वो अपनी पूरी फैमिली को
कनाडा लेकर के आ पाए, जिससे कि वो एक बेटर लाइफस्टाइल जी पाए। ठीक है, तो हम लोगों की कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि सिक्स वहाँ पे जाते हैं वर्कर्स की तरह पे, और उसके बाद हम जब देख रहे हैं कि 1904 से 1940 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें साउथ एशिया से जो माइग्रेशन हो रहा है, साउथ एशिया का मतलब इंडिया आ गया, हम लोग का चाइना आ गया, जापान आ गया, यहाँ से जो माइग्रेशन हो रहा है कनाडा में, उसके 95% लोग जो है वो सिक्स हुआ करते थे। तो ये एक हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कि हमें ध्यान में रखना है। आप लोगों के दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस तरीके से सिक्स वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ की कैनेडियन गवर्नमेंट जो थी वो इसके अगेंस्ट में कोई स्टेप क्यों नहीं ले रही थी। बिकॉज अगर एक अच्छे खासे अमाउंट में इमिग्रेशन हो रहा है आपकी कंट्री में, तो एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे में कैनेडियन गवर्नमेंट स्टार्टिंग में कुछ स्टेप्स इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि उनका जो ध्यान था वो स्टार्टिंग में चाइनीज और जापानीज इमिग्रेशन को टैकल करने में था, जिसकी वजह से कि सिक्स जो थे वो काफ़ी आराम से वहाँ पर आ पा रहे थे। जब हम ईयर 1906 की बात करते हैं तो इस ईयर में क्या हुआ था कि 700 साउथ एशियन माइग्रेंट्स जो थे, जो कि कनाडा आए हुए थे, उनसे उनके राइट्स लिए जा रहे थे। मतलब डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, जिसका मतलब है कि उनके जो बेसिक राइट्स हैं, लाइक राइट टू वोट, राइट टू लिवलीहुड, ये सब उन्हें नहीं दिया जा रहा था। ये चीज़ें हमें 1906 में देखने को मिल रही थी, जो करंट के क्या कहते हैं लोग आए हुए थे। फिर अगर हम सिखिज्म की बात कर रहे हैं तो हमें जरूरी है ध्यान में रखना कि हम देखें कि गुरुद्वाराज की क्या टाइमलाइन रही है कनाडा में, कि किस तरीके से कनाडा में गुरुद्वाराज की स्टैब्लिशमेंट हुआ है, और आज के जो बड़े गुरुद्वाराज हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बात करना जरूरी हो जाता है। तो हम अगर बात करते हैं कि फर्स्ट गुरुद्वारा कब हम लोग का इस्टेब्लिश हुआ था, तो हमारे 1905 में ब्रिटिश कोलंबिया नाम की जगह पे, गोल्डन ब्रिटिश कोलंबिया नाम की जगह पे पहला गुरुद्वारा इस्टेब्लिश हो रहा है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हम पहले तीन स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 गुरुद्वारा का हम टाइमलाइन एक बार नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा याद रखने के लिए कि फर्स्ट हम लोग का गुरुद्वारा 1905 में बन रहा है। उसके जस्ट 3 ईयर्स बाद 1908 में वैंकूवर में हमारा सेकेंड गुरुद्वारा बन रहा है। उसके 3 ईयर्स बाद 1911 में अबॉट्सफोर्ड में हम थर्ड गुरुद्वारे की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 ईयर्स का गैप है, इससे आप उसको याद रख सकते हैं, पहले 3 याद रखना जरूरी है। बिकॉज जो फर्स्ट वाला बना था उसको क्या कहते हैं 1905 में बनाया गया था, और उसमें 21 ऐड करते हैं 1926 में जाकर के उसको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। देन जो हमारा सेकेंड गुरुद्वारा था जिसको 1908 में बनाया गया था वैंकूवर में, उसको 62 ईयर्स बाद 1970 में क्लोज कर दिया गया और डेमोलिश कर दिया गया। देन उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, जो हमारा थर्ड गुरुद्वारा था जिसको हम लोग गुरु सिख टेम्पल, आई गेस, एक मिनट की मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, गुरु सिख टेम्पल के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि एबॉट्सफोर्ड नाम की जगह पे है ब्रिटिश कोलंबिया में। इसका जो फॉर्मेशन था 1911 में हो रहा है। ये अर्लीस्ट सर्वाइविंग गुरुद्वारा है जो कि कनाडा में एग्जिस्ट करता है। कनाडा की जब हम बात करते हैं, अगर हमसे पूछा जाएगा कि विच वन इज द अर्लीस्ट सर्वाइविंग और अर्लीस्ट एग्जिस्टिंग गुरुद्वारा इन कनाडा, तो हम लोग मार्क करेंगे गुरु सिख टेम्पल विच इज इन लोकेटेड इन एबॉट्सफोर्ड इन ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक हम लोगों का सब क्लियर चल रहा होगा। देन इस गुरुद्वारे को ईयर 2002 में नेशनल हिस्टोरिक साइट ऑफ कनाडा का क्या कहते हैं दर्जा दिलाया गया था। ये तो हो गई हम लोग की गुरुद्वारे की टाइमलाइन। इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि बाकी हम लोग का कैसे चल रहा था सोशल स्फेयर में। तो जो कनाडा एज अ कंट्री था वो उतना वेलकमिंग नहीं था स्टार्टिंग में सिक्स के लिए। जब सिक्स स्टार्टिंग में वहाँ पे जाते हैं तो जो कनाडा के पॉलिटिशियंस होते हैं, जो मिशनरीज होते हैं, यानी कि क्रिश्चियन में जो रिलीजियस लोग होते हैं, उनकी बात कर ले, फिर यूनियंस जो होते हैं, लेबर यूनियंस वगैरह, और जो प्रेस होती है वहाँ की, यानी कि जो न्यूज़ मीडिया होती है, वो सारे ही लोग अपोज थे एशियन वर्कर्स के लिए। वो सिक्स का अपोजिशन नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट वो एशियन वर्कर्स जितने थे उनका एज अ वोल क्या कहते हैं अपोज कर रहे थे। बिकॉज उनका कहना था कि एशियंस की वजह से हमारा जो वाइट पर्सन थे, यहाँ पे जब मैं वाइट पर्सन रेफर करूंगा तो मैं जो कनाडा के लोग हैं या फिर जो ब्रिटिशर्स हैं या जो यूरोपियंस हैं उन्हें मैं रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनका कहना था कि एशियंस की वजह से जो वाइट पर्सन्स हैं उनकी जॉब्स जा रही हैं। लेकिन जो ब्रिटिश कोलंबिया के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जब हम उनको देखते हैं, यानी कि जो बिजनेसेस ओन करते थे मेनली, उनके पास लेबर्स की कमी थी और उसकी वजह से वो लेबर्स को हायर करना चाहते थे।
और इसलिए उन्होंने वेलकम किया था सिख्स को, और इसलिए सिख्स को वहां पे बहुत ही इजीली जॉब मिल पाती थी और वो अपना वहां पे फुटहोल्ड बना पाए 20th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं ईयर 1907 में, जबकि रेस के बेसिस पे राइट्स चालू हो गए थे वैनकूवर में। ये राइट्स बेसिकली व्हाइट्स और एशियंस के बीच में हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे एशियंस में केवल चाइनीज और जापानीज ही इंक्लूड होंगे, बिकॉज 1907 में जब राइट्स स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में चाइनीज, जापानीज और इंडियंस, जिसमें कि मेनली सिक्स होते हैं, उन तीनों ही कम्युनिटी के लोगों के ऊपर ये चीजें स्टार्ट होती हैं कि मतलब तीनों के अगेंस्ट में ये राइट्स स्टार्ट होते हैं। बट जो सिक्स थे, सिक्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिकॉज ऑफ द खालसा पंथ, ये एक वॉरियर क्लास बन चुकी थी, वॉरियर क्लास हुआ करती थी उस टाइम पर। और जो सिक्स यहाँ पर थे कनाडा में, वो मेनली कौन थे? मेनली वो लोग ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक्स सर्विसमैन थे। तो अगर आपने आर्मी में सर्व किया है किसी ने, तो ऑफकोर्स उसका जो फिजिक होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों के पास गन्स थी, उन्होंने अपनी गन्स रिटर्न नहीं की थी। और उसके बाद में थर्ड फैक्टर यह आ जाता है कि जो इन दोनों ही कैटेगरीज में नहीं फॉल आउट करते थे, उसके बावजूद भी, बिकॉज सिखिज्म में एक रिचुअल होता है कि वो लोग अपना कृपान रखते हैं अपने पास और उसकी पूजा भी करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा आर्म्स थी एक तरीके से इनके पास। तो स्टार्टिंग में जो राइट्स स्टार्ट होते हैं, जब सिक्स के अगेंस्ट में राइट्स होते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है कि सिक्स काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, जिसके बाद कि सिक्स के अगेंस्ट में वो जो राइट्स हो रहे थे वो बंद हो गए। लेकिन जो चाइनीज और जापानीज पॉपुलेशन थी वहां पर, उनके अगेंस्ट में राइट्स उसके बाद भी चल रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा और टाइमलाइन में आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि धीमे धीमे क्या होता है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट होती है वो स्टार्ट कर देती है बहुत सारे टैक्टिक्स यूज करना, जिससे कि जो इमिग्रेशन हो रहा है सिक्स का ये इंडिया से कनाडा में, वो स्टॉप हो जाए। और इसके लिए वो लोग काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, मतलब काफ़ी सारे लॉज पास करते हैं और लोकल बेसिस पे क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं थोड़ा। इसके बाद हम लोग सर विल्फर्ड लॉरियर जो थे, जो कि आगे चल करके प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं कनाडा के, उन्होंने थोड़ा सा कहा था कि मतलब ऑफिशियली उनका जो पब्लिक स्टेटमेंट था वो ये था कि जो सिक्स थे उनके लिए जो क्लाइमेट है कनाडा का वो अडेप्टेबल नहीं है। लेकिन उसके बाद एक लेटर के थ्रू ये फाइंडिंग होती है कि किसी को उन्होंने लेटर भेजा था जिसमें कि ये फाइंड किया जाता है कि सर विल्फर्ड लॉरियर ने कहा था कि जो इंडियंस थे, इंडियंस में जो सिक्स थे मेनली, वो मोस्ट अडेप्टेबल थे टू द कैनेडियन एनवायरनमेंट, जबकि जो चाइनीज थे दे वर द लीस्ट अडेप्टेबल। तो ये हम लोगों का थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं, बट इससे हमें देखने को मिलता है कि वहां पे इस टॉपिक का, इमिग्रेशन के टॉपिक का काफी ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हमें 1900 से ही देखने को मिल रहा है, जो कि आज भी चल रहा है। आज भी हम लोग देखते हैं कि सिक्स के लिए और सिक्स को लेकर के और इमिग्रेशन को लेकर के ये बहुत बड़े पॉलिटिकल इश्यूज रहते हैं, बोथ द कनाडा में भी और इनफैक्ट यूएस में भी ये काफी बड़े चैलेंजेस के तौर पे सामने आते हैं पॉलिटिकल स्फीयर में। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्च 1907 में एक प्रोविंशियल लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश कोलंबिया में, जिससे कि सिक्स को बार कर दिया गया था राइट टू वोट से, मतलब उन्हें राइट टू वोट देना बंद कर दिया गया था। और ये डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नेक्स्ट 40 ईयर्स तक चलता है, जबकि वो लोग अपना जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती हैं और जितने भी इलेक्शन होते हैं वहां पे वो लोग वोटिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये हम लोग का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जो कि नेक्स्ट 40 ईयर्स तक कनाडा में चल रहा होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि ये 1908 में एक ऑफर आता है, एक ऑफर वो कैनेडियन गवर्नमेंट करती है, वो कहते हैं कि जो मैक्सिको का क्लाइमेट है वो बेटर सूटेड है सिक्स के लिए। तो इसके बाद एक डेलीगेशन जाता है कुछ सिक्स का, जो कि क्या कहते हैं मैक्सिको जाते हैं, वहाँ कुछ दिनों के लिए रहते हैं। तो उसके बाद उन्हें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो जब रिटर्न आते हैं तो वो इस ऑफर को डिक्लाइन करते हैं पहले तो कि नहीं हम वहाँ नहीं जाना चाहते। उसके बाद वो कहते हैं कि जो मैक्सिको का एनवायरनमेंट है वो मे बी जो साउथ इंडियंस हैं उनके लिए बेटर सूटेड हो, बट जो सिक्स हैं और नॉर्थ इंडियंस है बेसिकली, उनके लिए क्लाइमेट उतना सूटेबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग का कनाडा में जो लीगल हिस्ट्री रहती है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो इमिग्रेशन एक्ट कैनेडियन गवर्नमेंट ला रही है ईयर 1910 में। इसमें कुछ चीज़ें थी, आई थिंक 2-3 चीज़ें थी इंपॉर्टेंट,
उसमें से एक था कि पहले ये रिक्वायरमेंट थी कि अगर कोई भी इमिग्रेंट है, मतलब कोई भी इंसान बाहर से कनाडा के अंदर आ रहा है, तो उसके पास $20 होने चाहिए। लेकिन उसके बाद में इस प्राइज मनी को बढ़ा करके कर दिया गया $200 कि अगर आप बाहर से आ रहे हो, आप इमिग्रेंट हो, तो आपके पास एटलीस्ट $200 होने चाहिए। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई हमारी। और दूसरी चीज हमारी ये हो गई कि जो क्या कहते हैं हम लोग का मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हुआ करता है, तो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर उस टाइम पे कनाडा में हुआ करता था। वो उसका क्या काम होता था कि जो भी इमिग्रेशन से रिलेटेड मैटर्स होते हैं और इंडियन अफेयर्स, इंडियन जब यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, तो इंडियन से हम इंडियंस को नहीं रेफर कर रहे हैं, इंडियन से हम लोग जो इंडिजिनस पॉपुलेशन हुआ करती थी कनाडा की, उनको रेफर कर रहे हैं। तो जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर होता था, उसको ये ऑथराइजेशन मिल गया कि आप अगर चाहें तो उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कनाडा के अंदर आने से जो कि डायरेक्टली कनाडा नहीं आ रहे हैं अपनी बर्थ प्लेस से। इसका मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि ये होता है कि अगर मैं इंडियन हूँ और मैं यहाँ से कनाडा जाना चाहता हूँ, और मैं उस टाइम पे देखो ओके कहते हैं फ्लाइट्स तो उतनी ज़्यादा होती नहीं थी, तो बेसिकली लोग शिप से ट्रैवल किया करते थे। तो शिप से अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इंडिया से, तो मेरी जो शिप है वो इंडिया से डायरेक्टली कनाडा जाएगी, तब तो वो लोग मुझे अंदर ले लेंगे। बट अगर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इंडिया से निकलता हूँ, मैं बीच में क्या कहते हैं यूके में एक बार स्टॉपेज ले लेता हूँ, एक बार मैं क्या कहते हैं कहीं और स्टॉपेज ले लेता हूँ, उसके बाद मैं पहुँचता हूँ फाइनली कनाडा कि हाँ कनाडा के लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है उसके पास ये अथॉरिटी हुआ करती थी कि वो चाहे तो वो मना कर सकता है कि नहीं, हम लोग क्या कहते हैं आपको नहीं लेंगे अपने उसमें। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारा इमिग्रेशन अमेरिका में भी होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे चीज़ें खराब हो गई इमिग्रेशन एक्ट 1910 आने के बाद, तो थोड़ा बहुत माइग्रेशन हमारा यूएस में भी होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग का सेकेंड लॉ हमने अभी देखा कि मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को जो अथॉरिटी दी गई है, इसकी वजह से हम लोग देखेंगे एक हम लोग का इंसिडेंट होता है। इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा भूल रहा था, हाँ, कोमागाता मारू इंसिडेंट। ठीक है, तो हम लोग का कोमागाता मारू इंसिडेंट हम लोग को इसके बाद देखने को मिलता है, जिसमें कि कुछ इंडियंस होते हैं, 376 इंडियंस होते हैं जो कि जा रहे होते हैं कनाडा, और उनको रोक दिया जाता है और उन्हें अंदर नहीं लिया जाता, उनकी शिप को मजबूर किया जाता है कि वो वापस चले जाएं, जस्ट बिकॉज वो डायरेक्टली इंडिया से कनाडा नहीं आए थे। एक्चुअली क्या होता था ना कि रीजन क्या था कि डायरेक्टली इंडिया से कनाडा नहीं जा सकते थे, बिकॉज इतना उस टाइम पे जो शिप्स होती थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ करती थी कि वो वन शॉट में इंडिया टू कनाडा जा पाए। तो इनके लिए ये मजबूरी होती थी कि उन्हें बीच बीच में स्टॉपेजेस लेने पड़ते थे। तो ये हम लोग का एक बात हुआ करती थी। तो देखिए क्या हुआ था कि जो कोमागाता मारू थी, बेसिकली ये एक क्या कहते हैं कार्गो स्टीमशिप थी, और इसको उसको उस टाइम पे ओन करती थी एक जापानीज कंपनी। लेकिन एक बिजनेसमैन थे, सिंगापुर बेस्ड हमारे एक बिजनेसमैन थे जिनका नाम गुरदीप सिंह था। वो काफ़ी रिच थे, तो उन्होंने इस क्या कहते हैं वेसल को चार्टर किया था कि आप इतने इंडियंस हैं हमारे, तो इनको आप यहाँ से लेकर के फाइनली लेकर के जाइए और कनाडा तक छोड़ना है। ठीक है, तो ये शिप निकली थी हमारी कैलकाटा से इंडियंस को उठाया, देन हांगकांग में इसने अपना स्टॉपेज लिया था। हांगकांग से स्टॉपेज लेने के बाद ये फाइनली जाकर के ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा में आता है वहाँ गया। ठीक है, तो वहाँ पर जब वो गया तो वहाँ पे लोगों को उतरने से मना कर दिया गया कि नहीं आप नहीं उतर सकते हो, और इन्हें फाइनली एंट्री नहीं मिली थी कनाडा में। तो पहले थोड़ा सा 376 का ब्रेकडाउन भी अगर हम लोग देखें तो इसमें 346 थे, उसके बाद 24 मुस्लिम्स और 12 हिंदूज इस शिप पे थे। ठीक है, तो इन लोगों को एंट्री नहीं मिलती है, इसमें एक लीगल केस भी चलता है कनाडा में कि इन्हें एंट्री मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर कुछ लोग जो थे जिनका क्या कहते हैं जो कनाडा में पहले भी रहते थे, उन्होंने क्या कहते हैं एंट्री दे दी थी। 24 पैसेंजर्स ऐसे थे जो कि कनाडा में पहले रहते थे और वो गए हुए थे इंडिया में, तो उन्हें वापस ले लिया गया, लेकिन बाकी सबको वापस नहीं लिया गया था। जिसके बाद की क्या होता है कि जो इंडियंस होते हैं वो फाइनली इंडिया वापस आते हैं। तो जब इंडिया वापस आ रहे होते हैं तो जहाँ पर उनकी शिप लगती है कैलकाटा में, एक बज करके एक जगह का नाम है, वहाँ पे ये शिप हम लोग की फाइनली पहुँचती है। तो जब ये शिप वहाँ पहुँचती है तो उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडियंस को कनाडा तक ट्रैवल करने के जो एक्ट था उसको उन्हें लगा कि ये रिवॉल्यूशनरी है और सेडिशियस है नेचर में,
जिसकी वजह से कि वहाँ पे पुलिस ने कुछ 19 लोगों को शॉट डेड कर दिया था और बाकी काफ़ी सारे लोगों को इंजर्ड भी हुए थे और काफ़ी लोगों को जेल कर दिया गया था। तो जब ये इंसिडेंट्स होते हैं, इनके बाद हम लोगों का एक टाइम स्टार्ट हो जाता है जब कि इलीगल इमिग्रेशन जो होता है कनाडा में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेसिकली इलीगल इमिग्रेशन कहाँ से हो जाता है, अगर हमसे कोई ये सवाल पूछता है तो जो वॉशिंगटन और ब्रिटिश कोलंबिया का बॉर्डर था, यानी कि यूएस और कनाडा का जो बॉर्डर था, वहाँ से बेसिकली ये इमिग्रेशन स्टार्ट होता है जो कि इलीगली किया जा रहा था। और जब कैनेडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो फिर क्या कहते हैं, वो इस बॉर्डर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, इस बॉर्डर को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं कि इस बॉर्डर से इलीगल इमिग्रेशन ना हो। और इन सारी चीज़ों के बावजूद भी 1940s आते आते जो साउथ एशियंस थे कनाडा में, वो अपने लाइवलीहुड से इस्टेब्लिश कर लेते हैं, मतलब डिस्पाइट ऑफ जो भी सोशल और इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो रहे होते हैं, राइट्स हो रहे होते हैं, रेस के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है, इन सब के बावजूद वो लोग इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने लाइवलीहुड्स और एक अच्छे खासे अमाउंट में वहाँ पे इंडियंस और सिख्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं इस टाइम पीरियड तक भी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो वोटिंग राइट्स हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग ने क्या कहते हैं 1907 ईयर जो था हम लोग का, वहाँ पे एक लेजिस्लेशन आया था जिससे कि हम लोग का वोटिंग राइट्स छीन लिया गया था सिक्स का। लेकिन अब ये वोटिंग राइट्स हमें वापस मिलने वाला था। और ये वोटिंग राइट्स हमें वापस क्यों मिलते हैं, अगर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा समझें कि कैसे ऐसा क्या हुआ कि जो कैनेडियंस थे उन्होंने हमें वोटिंग राइट्स दे दिए सिक्स को, तो इस टॉपिक को जो हम लोग समझते हैं तो क्या हुआ था कि हम लोग ईयर 1943 में आ चुके हैं और जो वर्ल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस टाइम पर एक 12 पीपल्स की डेलीगेशन जाता है जिसमें कि खालसा दीवान सोसाइटी के कुछ मेंबर्स भी थे और वो लोग जाते हैं प्रीमियर जॉन हार्ट के। प्रीमियर ये ब्रिटिश कोलंबिया के थे, ब्रिटिश कोलंबिया के जो प्रीमियर थे जॉन हार्ट, इनके साथ में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर जो सिक्स हैं और जो इंडियंस, मतलब इंडियंस जो कि बेसिकली सिक्स वहाँ पे थे मेनली, तो वो जो हैं वो लोग अगर हेल्प करते हैं कनाडा की तरफ से लड़ते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसके अगेंस्ट में उन्हें वोटिंग राइट्स ग्रांट कर दिया जाएगा। बिकॉज उनका ये कहना था सिक्स का कि वोटिंग राइट्स के बिना इंडियंस जो है या फिर कैनेडियन या फिर सिक्स जो है वो कनाडा में सेकेंड क्लास सिटीजन से ज़्यादा कुछ नहीं है। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर हम आपसे वोटिंग राइट्स ले लें, अगर आप वोट नहीं कर सकते गवर्नमेंट में आपका, उसके बाद तो कोई सही ही नहीं रहेगा, पॉलिटिकल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप सेकेंड क्लास सिटीजन ही हो। ठीक है, तो फिर ईयर 1945 में हमारे ये लॉ पास होता है और उसके बाद ईयर 1947 आते आते जितने भी साउथ एशियंस कनाडा में रहते थे उन सभी लोगों को वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं। और ये किसके एफर्ट्स की वजह से होता है, हमसे ये क्वेश्चन बन के आ जाता है, तो ये हमारा सिख खालसा दीवान सोसाइटी के एफर्ट्स के वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। उसके बाद जो सेलिब्रेशन होता है गुरु नानक जी के बर्थ के, वो हम लोग फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट करते हैं कनाडा में ईयर 1954 में। ये एक वन लाइनर फैक्ट टाइप का मुझे मिल गया था तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने इसे ऐड कर दिया था। ठीक है, फिर हम लोग जब 1950s के टाइम पीरियड में आते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि जो सिख कैनेडियंस थे उन्हें रिस्पेक्ट मिलने लग जाती है इस टाइम तक। बिकॉज जो सिख्स थे वो एक्चुअली एक वॉरियर क्लास होती है और जो वहाँ पे गए थे उन लोगों में से मेनली जो लोग थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में पहले सर्व करते थे। तो ऑफ कोर्स अगर कोई एक्स आर्मी पर्सन है तो उसकी जो एबिलिटीज़ होंगी एक इंडस्ट्री में वर्क करने की, भले ही वो एज अ लेबरर वर्क कर रहा है लेकिन स्टिल उसकी जो एबिलिटीज़ हैं और उनका जो पेशेंस और डिटर्मिनेशन था कैनेडियन सिक्स का, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट मिलने लगती है। बिकॉज वो धीमे धीमे मिल्स को ओन करना स्टार्ट कर देते हैं और वो जो प्रोविंशियल फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री थी उसको भी वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से कि उन्हें रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाती है। बट ये कंप्लीट ट्रुथ नहीं था, मतलब द पिक्चर वॉज नॉट सो रोजी एज वेल एंड जो रेसिज्म था वो स्टिल प्रेवलेंट था। बस बात इतनी सी हो गई थी कि जो अपर सेक्शंस थे सोसाइटी के वहाँ पर हमें रेसिज्म उस लेवल का देखने को मिलता था, बट स्टिल उस टाइम तक थोड़ा कंडीशंस जो थी वो बेटर होने लगी थी। फिर इसके बाद की जो हिस्ट्री रहती है जो सिक्स हैं कनाडा में, उनकी हिस्ट्री कुछ इस तरीके से रहती है कि उन्होंने अपने काफ़ी सारे ग्रुप्स बना लिए थे
और वो धीमे धीमे करके वहाँ आते थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन होने लगा, क्योंकि 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हो रहा है और इंडिया आज़ाद होते ही स्टार्टिंग से ही हमारे और कनाडा के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। एक चीज़ हमें ये भी देखने को मिलता है कि दोनों ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही दोनों के कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस अच्छे थे और 1949 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी का विजिट भी है हमारा कनाडा में, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस और अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारी। उसके बाद में हम देखते हैं आगे कि सिक्स जो है वो बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं कनाडा में, और क्योंकि अब रिलेशंस अच्छे हो गए हैं तो हमारे पैक्ट्स वगैरह साइन हो गए हैं कि ठीक है, आप अगर सिक्स आ रहे हैं कनाडा में वर्क ढूंढने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए तो उससे इशू नहीं था। तो इस वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा सिक्स इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी कनाडा जाते रहे हैं। इनफैक्ट सिक्स ही नहीं, बाकी कम्युनिटीज़ के लोग भी, स्पेसिफिकली अगर हम लोग पंजाब की स्टेट को देखते हैं तो पंजाब की स्टेट के काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं, बिकॉज अगर एक बार आपके कोई वहाँ पे चला गया तो फिर उसे लगता है कि जो मेरी पूरी फैमिली है वो आ जाए। फिर अगर वहाँ पे अर्निंग अच्छी हो रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि कनाडा जैसी कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमारी कंट्री से बेटर है, तो उसकी वजह से उनकी धीमे धीमे एक्सटेंडेड फैमिली आती है और ऐसे ही ये जो साइकिल है वो कैरी ऑन होती रहती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग इस टॉपिक को, जो हमारा सिक्स और कनाडा का टॉपिक है, उसको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं और अब हम आ जाते हैं इंडिया और कनाडा के बीच में जो रिलेशनशिप रहा है, जो हमारे रिलेशंस हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि हमारे बीच का जो रिलेशंस हैं वो कैसे रहे हैं, कैसे डेवलप हुए हैं और अभी उसका करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, ये भी हम देखेंगे आज। तो जैसा कि अभी तक हमने देखा कि 1947 में हम लोग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे हैं, 1949 में विजिट हो रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी का, जिसके बाद की ईयर 1954 में कनाडा एग्री कर रहा है इंडिया को अपना अपना मतलब इंडिया का सेकेंड और एक्चुअली कनाडा की तरफ से जो आया था वो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर देने को। तो जो इंडिया का सेकेंड न्यूक्लियर रिएक्टर है वो हमें कनाडा दे रहा है। इनफैक्ट कनाडा और यूएस आपस में मिल करके दे रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका नाम रख रहे हैं साइरस, जिसका नाम था कैनेडियन इंडियन रिएक्टर, और ये यूएस की वजह से मिल रहा है, ठीक है, बिकॉज यूएस भी नेगोशिएट कर रहा है, यूएस इंडिया और कनाडा तीनों के इसमें क्या कहते हैं मिलीजुली चीज़ें थी, ठीक है। तो इंडिया का अगर सेकेंड न्यूक्लियर रिएक्टर साइरस था तो हमारे दिमाग में ऑफकोर्स ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारा पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था। तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था, और साथ ही साथ इंडिया में करेंटली कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, एक ये चीज़, और उसके बाद सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है इंडिया का, और लेटेस्ट कौन है। ये 3-4 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट में असिस्टेंस करता है कनाडा और इंडिया एक दूसरे के साथ, और इन लोगों का जो मेन असिस्टेंस रहा है, एक दूसरे की हेल्प जो इन्होंने की है वो एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प की है, कि जो इंडिया की अच्छी चीज़ें हैं एजुकेशन के अराउंड और जो कनाडा की अच्छी चीज़ें हैं उनके बीच में एक्सचेंजेस होते रहे हैं। साथ ही साथ जब हम कोल्ड वॉर पीरियड की बात करते हैं तो जो इंडिया रहा है वो इंडिया हमेशा से ही लार्जेस्ट रेसिपिएंट रहा है कैनेडियन फॉरेन एड का। मतलब जैसे कि आज के टाइम पे हम लोग बात करते हैं कि इंडिया ने मालदीव्स को इतने पैसे दिए, श्रीलंका को इतने पैसे दिए, नेपाल को इतने पैसे दिए, तो हम लोग ये क्या दे रहे हैं, हम लोग फॉरेन एड दे रहे हैं। तो इसी तरीके से उस टाइम पर जब इंडिया इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था और कनाडा वॉज अ रियली पावरफुल कंट्री, फाइनेंशियल जब हम बात करते हैं एक्चुअली, तो फाइनेंशियली जब हम देखते हैं तो कनाडा जो सारी कंट्रीज़ को पैसे भेजता था उसमें से द लार्जेस्ट रेसिपिएंट जो था वो हमारी कंट्री इंडिया ही था, ठीक है। तो इसी बात पे हम लोग अभी सर्च करेंगे, एक हम लोग का होमवर्क ये हो जाता है कि इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेन एड का जो रेसिपिएंट है वो कौन सी कंट्री, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस हैं वो एक क्रॉस रोड्स पे आ जाते हैं, मतलब दो राहों पर आ जाते हैं एक तरीके से, कि अब यहाँ से रिलेशंस अच्छे होंगे या फिर ख़राब होंगे। कि जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करता है तो फिर एक टाइम पर ऐसी चीज़ें होती हैं, और सेकेंड चीज़ ये होती है कि 1985 में जब एयर इंडिया की फ़्लाइट 182 जो होती है उसको जो 6 टेररिस्ट होते हैं वो ब्लो अप कर देते हैं, मतलब उसको वो किडनैप नहीं हाईजैक कर लेते हैं एक्चुअली। तो उसको जब हाईजैकिंग होती है उसकी, तो बाद में ये पता चलता है कि मतलब इंडिया तो स्टार्टिंग से कह रहा था लेकिन कनाडा ये बात मान नहीं रहा था, और लास्ट में उसने भी ये बात मानी
कि उनकी जो पुलिस है उसके एंड पे जो मिस्टेक्स हुई थी उसकी वजह से ये जो एयर इंडिया की फ्लाइट 182 थी इसको टेररिस्ट हाईजैक कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 1990s में इंडिया की इकॉनमी खुल रही है। ऑफ कोर्स इंडिया ने अपनी इकॉनमी को ओपन कर दिया, तो जब हम इकॉनमी को ओपन अप करेंगे तो फिर जो हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं वो तो ऑफ कोर्स सबके साथ ही बेटर करने पड़ेंगे हमें, कि अगर हम अपनी इकोनॉमी को खोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है कि इकोनॉमिकली हम बेटर होंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट मोमेंट रहा है हमारे रिलेशनशिप में कनाडा के साथ, जब अप्रैल 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर कनाडा जा रहे हैं और कनाडा जा करके हमारे जो टाइज हैं हम उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे पुल अप कर रहे हैं, मतलब एलिवेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इंडिया कनाडा रिलेशंस के में और कौन कौन से पिलर्स हैं। तो जब हम ट्रेड और कॉमर्स की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल इंडिया जो है वो कनाडा का 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा था 2022 में, जिससे कि कनाडा के लिए हम एक प्रायोरिटी मार्केट ऑफ कोर्स बन जाते हैं। बात करेंगे ट्रेड बैलेंस किस साइड झुका हुआ था, तो हम ये पाते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो ट्रेड बैलेंस था वो हमेशा से ही इंडिया के साइड में थोड़ा सा झुका हुआ रहा है। जब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि इंडिया कनाडा को और कनाडा इंडिया को सप्लाई करता है, तो हम ये पाते हैं कि इंडिया कनाडा को मशीनरी, जेम्स और ज्वेलरी जैसी चीज़ों को सप्लाई कर रहा होता है, वहीं बहरहाल कनाडा इंडिया को मेडिसिन पल्सेस जैसी चीज़ें सप्लाई कर रहा होता है, और इसमें कुछ ऑयल सीड्स वगैरह भी सप्लाई करता है कनाडा हमको। लेकिन उसको ही अगर हम थोड़ा मतलब कि ठीक से देखते हैं तो ट्रेड में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा बैरियर नहीं आ गया है, और ये जो ट्रेड्स होते हैं ये गवर्नमेंट लेवल पे नहीं होते बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल लेवल पे ये ट्रेड्स होते हैं, इसलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ऐसा हमें अभी नहीं लग रहा है। साथ ही साथ ईयर 2023 में जो टोटल बायलैटरल ट्रेड था दोनों ही कंट्रीज के बीच में वो 12 बिलियन यूएस डॉलर्स पर था। हालांकि ये नंबर कनाडा और इंडिया के बीच के ट्रेड पोटेंशियल को अच्छे से नहीं दर्शाता है, बिकॉज कनाडा का जो ओवरऑल ट्रेड था जो कि वो पूरे वर्ल्ड के साथ करता है, इंडिया का ट्रेड उसका सिर्फ 1.95% था। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में अगर हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जो कनाडा है वो 18th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है इंडिया के अंदर, और उसने अप्रोक्सीमेटली $3,306 मिलियन क्या कहते हैं इन्वेस्ट किए हैं अप्रैल 2000 से लेकर के मार्च 2023 तक के बीच में। तो मतलब इन्वेस्टमेंट तो उनका अच्छा खासा है स्टिल। हाँ, देन हम अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं जो कि है कल्चरल रिलेशंस। जब हमने स्टार्टिंग इस पूरे सेशन की सिक्स के साथ करी थी कि सिखिज्म कैसे वहाँ पे आया, कैसे फैला, तो हम ऑफ कोर्स वो हमारा कल्चर ही है, सिखिज्म इंडियन कल्चर है जो कि कनाडा के अंदर इस टाइम पर बहुत अच्छे तरीके से क्या कहते हैं फल फूल रहा है, एक तरीके से मतलब डेवलप हो रहा है एक तरीके से कनाडा के अंदर। तो इससे हमारा ये तो क्लियर है, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा अगर हम देख लेते हैं डायस्पोरा के बारे में बात करते हैं। हम स्टार्टिंग से सेशन में केवल डायस्पोरा की काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं, तो उसके लिए ही हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो 1.3 मिलियन कैनेडियंस जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के, यानी कि 13 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग इस टाइम पर कनाडा में रहते हैं। ठीक है, कनाडा में जो इंडियन डायस्पोरा है यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और एनआरआईज जो हैं वो अकाउंट करते हैं नेशन की 4% से ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए क्या कहते हैं अकाउंट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक वन लाइनर लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उसने ईयर 2019 में अप्रैल को एज अ सिख हेरिटेज मंथ डिक्लेयर कर दिया था। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2019 में अप्रैल को सिख हेरिटेज मंथ डिक्लेयर किया था, बिकॉज ये फैक्ट मॉक्स में और आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन पेपर में भी उड़ता हुआ आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि ईयर 2013 से लेकर के ईयर 2022 के बीच में जो इंडियंस परमानेंटली कनाडा के अंदर रेजाइड करते हैं उनका नंबर 260% से बढ़ गया है। इसका मतलब है कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाता है दोनों ही कंट्रीज के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब कैनेडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं, कनाडा के पार्लियामेंट को देखते हैं, तो उसमें ओवरऑल 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, और उनमें से कुछ अच्छी मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियोज को भी हेड करते हैं। जब हम कनाडा की पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हैं, तो वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको कि करेंटली जगमीत सिंह हेड कर रहे हैं। वो भी एक अच्छी खासी पार्टी, एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी है कनाडा में। हालांकि उसका वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता,
लेकिन बहुत बार वो किंग मेकर का रोल प्ले करते हैं। करेंटली जो गवर्नमेंट है उसको जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने सपोर्ट किया हुआ था, इस वजह से वो पावर में थी, क्योंकि उसके पावर में रहने के लिए कुछ सीट्स और चाहिए थी। लेकिन अभी एनडीपी ने ही वहां पे सपोर्ट वापस लेने की बात करी थी, और जिसके बाद कि हमने देखा कि कनाडा के पॉलिटिकल स्फीयर में कितना ज़्यादा ड्रामा हुआ है, तो उसके बारे में हम थोड़ी देर में डिटेल में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं एजुकेशन के ऊपर की, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इनका जो दोनों ही कंट्रीज का जो मेन कॉन्सेप्ट रहा है कि कहाँ पर वो लोग हेल्प कर रहे थे, तो वो एजुकेशन और डेवलपमेंट असिस्टेंस में ही वर्क कर रहे थे। तो एजुकेशन में हम लोग देखते हैं कि एक हमारा शास्त्रीय इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट है, जिसकी फाउंडेशन हम लोगों ने 1968 में किए थे। 1968 में फाउंड किया था हमने उसको, और क्या करने के लिए फाउंड किया था, तो प्रमोट करने के लिए फाउंड किया था तो एकेडमिक रिलेशंस रहे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, राइट। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस है, जिसको कि करेंटली जितेंद्र सिंह हेड कर रहे हैं, जितेंद्र सिंह इसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज है जितेंद्र सिंह डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेस की। तो डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस और पोलर कनाडा के बीच में एक नॉलेज एक्सचेंज और साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। और इसका टॉपिक क्या था, इसका टॉपिक था कि कोल्ड क्लाइमेट और आर्कटिक की जो स्टडीज होती हैं, इसके लिए हम लोगों ने नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया था डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस और पोलर कनाडा के बीच में, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टूरिज्म की जब हम बात करते हैं, तो जो कनाडा था वो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट, मतलब सॉरी, कनाडा के अंदर जो इंडियंस फोर्थ लार्जेस्ट सोर्स थे टूरिस्ट के। 2021 के अंदर, ईयर 2021 में 5.3% जो ओवरऑल लोग कनाडा में आए थे, उसका 5.3% हम इंडियंस थे। तो इससे भी हम लोग देखते हैं कि टूरिज्म में भी कनाडा के हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम लोग स्टोरी को आगे लेकर के चलते हैं। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम दोनों ही एक दूसरे की हेल्प जो कर रहे हैं, वो न्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी रिलेटेड चीज़ें जो है, प्रोसेस है, प्रोटोटाइप है या प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर हमारा मेन फोकस हो रहा है। इनफैक्ट आईसी इम्पैक्ट करके एक कनाडा और इंडिया का ज्वाइंट रिसर्च सेंटर है एक्सीलेंस के लिए, जो कि डेडिकेटेड है। अब इसमें रिसर्च कोलैबोरेशन कर रहे हैं कनाडा और इंडिया, और जब भी हम ये देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें कनाडा और इंडिया का ज्वाइंट इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो आईसी इम्पैक्ट, जो कि कनाडा और इंडिया का ज्वाइंट रिसर्च सेंटर है एक्सीलेंस के लिए, इसमें भी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही हो रही है। उसके बाद अपन स्पेस में चलते हैं, और जब हम स्पेस में जाएंगे तो स्पेस में हम ये देखते हैं कि इसरो और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के बीच में बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रखे हैं। किस चीज़ के लिए, कि हम स्पेस में एक्सप्लोर कर रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। इसके लिए हम लोग स्पेस में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, अपना एमओयू साइन कर रहे हैं। हमने दो इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट्स को इस टाइम पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। पहला वो ये करेगा कि हम सैटेलाइट ट्रैकिंग में हेल्प करेंगे एक दूसरे की, और दूसरा जो स्पेस एस्ट्रोनॉमी है, यहाँ पर जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो उसका रिलेशन उस टाइप के जो हम लोग हमारे ट्रेडिशनल सेंस है एस्ट्रोनॉमी की, उसकी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से इसको रिलेट मत कीजिएगा, बट एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडीज को कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी को बहुत बार लोग क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट कर देते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक। इसके बाद इसरो का जो कॉमर्शियल आर्म है, जिसका नाम अंतरिक्ष है, उसने लॉन्च किए 9 नैनो सैटेलाइट्स। वो किसके साथ लॉन्च किए, वो कोलैबोरेशन में लॉन्च किए हैं विद द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस स्टडीज। तो अपने अंतरिक्ष ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस स्टडीज के साथ में मिल करके करेंटली 9 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये दोनों ही कंट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी जो हमारी होती है, वो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो जब अपन न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच में न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था कनाडा के साथ में इन द ईयर 2010 जून मंथ में। हम दोनों ही न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जो कि रिजल्ट कर रहा है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट कमिटी ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन। अब देखिए, हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है बहुत ही एक तरीके से कहें तो बहुत प्योर एनर्जी होती है, लेकिन इसके साथ ही
जैसे कि हम लोग के काफ़ी सारे डिजास्टर्स होते रहते हैं जब हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जब भी ऐसे कोई डिजास्टर होता है तो उसमें जो कैजुअलिटी होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज वन ऑफ द बेस्ट एनर्जीज दैट ह्यूमंस हैव एवर क्रिएटेड, बट इसके बहुत ज़्यादा खराब आउटकम्स भी हो सकते हैं, बिकॉज जो हम लोग के एटम बॉम्ब बनते हैं वो भी न्यूक्लियर एनर्जी है, और जो हमारे सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी है वो भी न्यूक्लियर एनर्जी है। तो हम लोग जब एटम बॉम्ब बनाने वाली एनर्जी को यूज करेंगे सिविल पर्पजेस के लिए तो ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है अगर उसको ठीक से हैंडल ना किया जाए तो। इसीलिए हमारे और कनाडा के बीच में हमने न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट अपना साइन कर रखा है, जिसमें कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि क्या कहते हैं, हम दोनों ही कंट्रीज में सेफ तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोपोगेट कर सकें। ईयर 2015 में जो इंडिया का एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है उसने साइन किया था एक एग्रीमेंट कैनेडियन न्यूक्लियर सेफ्टी कमीशन के साथ में, जिसमें कि इन दोनों ने ही एक्सचेंज किए थे अपने अपने एक्सपीरियंसेस न्यूक्लियर सेफ्टी और रेगुलेटरी इशूज में। तो ये हम लोगों का एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है कि इंडिया और कनाडा का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो हमने यहाँ पे पूरा क्लियर कर लिया है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल क्राइसिस रहा है कनाडा के अंदर। हम अब पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं, तो हम पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को एक बार देखेंगे कि क्या करेंटली क्राइसिस चल रहा है। इनफैक्ट ये वो चीज़ है जो कि मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जा रही होगी। बाकी जो इससे पहले मैंने पढ़ा वो बैकग्राउंड था जो कि मैक्सिमम लोग स्किप कर रहे होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि करंट क्राइसिस को किस चीज़ ने ट्रिगर किया था और कैसे चीज़ें मूव ऑन करी हैं और किस तरीके से आगे क्या होने की संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहले तो क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि पूरा मैटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पूरा जो सिगुफा है हमारा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं कि नवंबर मंथ में जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट है, ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट इलेक्ट बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट नहीं बोल रहा हूँ। तो जो प्रेसिडेंट इलेक्ट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने थ्रेटन किया था कनाडा और मैक्सिको दोनों को ही कि वो 25% टैरिफ्स एक्स्ट्रा लगा देंगे, यानी कि 25% टैक्स एक्स्ट्रा लगा देंगे जो सामान कनाडा और मैक्सिको से आ रहा है। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था बिकॉज काफ़ी सारा इलीगल इमिग्रेशन और काफ़ी सारे इलीगल ड्रग्स, जैसे कि हम लोग का फेंटेनाइल है, ये एक ड्रग होता है जो कि बहुत हार्मफुल होता है। इसके साथ ही साथ काफ़ी सारा इलीगल इमिग्रेशन भी कनाडा और मैक्सिको से यूएस में देखने को मिल रहा था। तो जब ये चीज़ कहते हैं तो उसके बाद जो अपने क्या कहते हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भागे भागे जाते हैं ट्रम्प के पास समझाने के लिए कि नहीं नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेशन ना हो, इलीगल ड्रग्स की सप्लाई ना हो कैनेडियन लैंड से यूएस के लैंड पे। लेकिन अभी इसका मतलब बहुत ज़्यादा कुछ न्यूज़ में नहीं है अभी, वो तो जब थोड़ा सा चीज़ें सेटल डाउन होंगी तो हमें समझ में आएगा कि क्या यूएस सैंक्शंस लगाएगा कनाडा और मैक्सिको के ऊपर या फिर नहीं, ठीक है। तो एक बार के लिए चीज़ें थोड़ा शांत हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो टेंशन्स है वो वापस से राइज हो जाती हैं जब दिसंबर 16 को क्या हो रहा है कि जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर थी कनाडा की, जिनका नाम था क्रिस्टिया फ्रीलैंड, क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया था। और ये शॉकिंग अनाउंसमेंट जो उन्होंने किया था वो कुछ घंटे पहले किया था, मतलब उनको इकोनॉमिक अपडेट देना था पार्लियामेंट में, उससे कुछ घंटे पहले क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। उसके बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अपने रीजंस को इस तरीके से बताया कि जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उनका ये कहना था, वो ये कहना चाहते थे कि वो उनसे फाइनेंस मिनिस्ट्री लेना चाहते थे और उसके एक्सचेंज में उनको कोई और पोर्टफोलियो देना चाहते थे, जिसका कि ऑफकोर्स जो हमारी क्रिस्टिया फ्रीलैंड है उन्होंने विरोध किया कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती हैं, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ही कंटिन्यू करना चाहती हैं और ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो फिर सी हैज़ नो प्रॉब्लम, उन्होंने रिजाइन मार दिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि क्या कंडीशंस रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं पॉलिटिकल स्फीयर में कनाडा के वो इतनी ख़राब हो गई कि आज क्या कहते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है एज प्राइम मिनिस्टर और अपनी पार्टी के लार्जेस्ट, मतलब अपनी पार्टी के जो लीडर के तौर पर भी, मेन लीडर के तौर पर भी उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो फिर हमें थोड़ा देखते हैं जब हम, तो सबसे पहले तो रहा है डोमेस्टिक डिसकंटेंट। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रही हैं, देखिए कनाडा क्या हम ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में जब हम देख रहे हैं तो जो कोविड का क्राइसिस आया है, कोविड के क्राइसिस के बाद में पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ही हाई लेवल का चल रहा है। तो ऐसे में जब हम लोग देखते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है कनाडा के अंदर वो बहुत स्लो रही है। जो जस्टिन ट्रूडो का सेकेंड टर्म रहा है यानी कि 2020 के बाद से ही
जो इकोनॉमिक ग्रोथ रही है वो बहुत स्लो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा है, वेजेस बढ़ाए नहीं गए हैं लोगों के, और जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई हो रखा है, हाउसिंग जो है वो अनअफोर्डेबल हो गई है, मतलब जो रियल एस्टेट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है। जो इन्फ्लेशन है, हालांकि वो 2022 में पीक करता है इन्फ्लेशन, और उसके बाद में वो थोड़ा कूल डाउन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके बाद एक सीरीज होती है पॉलिटिकल स्कैंडल्स की, जो कि जस्टिन ट्रूडो से पर्सनली रिलेटेड होती है। उसकी वजह से उनकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी होती है वो कनाडा में एक ऑल टाइम लो पर आ रखी है। ईयर 2017 में जो कनाडा का एथिक्स वॉचडॉग था, उसने कहा था, मतलब उसने एक चीज़ निकाली थी कि जो अपने जस्टिन ट्रूडो हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स ने गिफ्ट एक्सेप्ट किए हैं हॉलीडेज, जिसमें क्या इंक्लूड होता है कि प्राइवेट हेलीकॉप्टर राइड्स जैसी एक्सपेंसिव चीज़ें जो है वो इंक्लूड हो रही हैं। और ऐसी चीज़ें अगर आप गिफ्ट्स में एक्सेप्ट कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगने बनते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं करप्शन कर रहे हो। देन हम लोग ईयर 2020 में आ जाते हैं, तो फिर हम यहाँ पर ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो की फैमिली है उसने उसको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दिए गए हैं। किसके थ्रू? एक WE चैरिटी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स दिए हैं जस्टिन ट्रूडो की फैमिली को। और इसके साथ ही साथ हम एक और चीज़ देखने वाली बात है कि इनकी गवर्नमेंट ने 19.5 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट WE चैरिटी को दिया था, जिसके बाद कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स फैमिली को, ट्रूडो की फैमिली को पे किए गए WE चैरिटी के द्वारा। इसके बाद जैसा कि हमने सेशन में पहले भी डिस्कस किया है कि जो इन गवर्नमेंट्स में, कैनेडियन गवर्नमेंट में और US गवर्नमेंट में इमिग्रेशन रहा है वो एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन करके बार बार सामने आता रहा है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो करंट लिबरल गवर्नमेंट थी उसने इमिग्रेशन के फ्रंट पे बहुत ही लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब बहुत ही लिबरल आउटफिट अपना दिखाया था, जिससे कि इमिग्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन जब जैसे इमिग्रेशन बढ़ता है तो इससे इमिग्रेंट्स तो खुश हो रहे हैं, इमिग्रेंट्स तो गवर्नमेंट के साथ खुश हो सकते हैं, लेकिन जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन होती है, जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन रहती है कनाडा की, वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है कि उनकी जो जॉब्स हैं, जो जॉब्स उन्हें मिलनी चाहिए थी, अब वो इमिग्रेंट्स को मिल रही हैं। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रखा था। हालांकि इमिग्रेशन के फ्रंट पे जस्टिन ट्रूडो ने अब अपने कदम पीछे ले लिए थे लास्ट में आकर के, लेकिन ऐसा करने में उन्हें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, जिसकी वजह से कि वो इसके बावजूद कि उन्होंने वापस ले लिया था कि अब वो इमिग्रेशन इतना अलाउ नहीं कर रहे थे, तब भी लिबरल पार्टी के अगेंस्ट में पूरा माहौल बन गया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम लास्ट वीक देखते हैं कि क्या हुआ था, तो लिबरल पार्टी के जो MPs थे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे लिबरल पार्टी के, जो कि एक्चुअल रूलिंग पार्टी है जिससे कि ट्रूडो भी बिलोंग करते हैं, उन्होंने, मतलब उनके MPs खुद डिमांड कर रहे हैं कि अब आपको रिजाइन कर देना चाहिए। अक्टूबर में नियरली 2 डजन MPs, यहाँ पे हम लिबरल पार्टी के MPs की बात नहीं कर रहे बट ओवरऑल बात कर रहे हैं, तो नियरली 2 डजन यानी कि 24-25 MPs ने एक लेटर को साइन किया था, जो कि कॉल कर रहा था कि जस्टिन ट्रूडो को अब रिजाइन कर देना चाहिए। जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है वो करेंटली अपनी ऑल टाइम लो अप्रूवल रेटिंग्स पे चल रही है, और इप्सो IPSOS का एक सर्वे होता है जिसने कि अक्टूबर में जो रेटिंग दी है उसमें उसने, मतलब बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि पार्टी कैसा काम कर रही है, तो उसमें उस लिबरल पार्टी को 33% अप्रूवल रेटिंग्स मिली हैं, जबकि उनके जो करंट राइवल्स है, मेन राइवल पार्टी है यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी, उसको 45% लोगों ने कहा है कि ये बेटर काम कर सकते हैं। वहीं जो जस्टिन ट्रूडो की खुद की अप्रूवल रेटिंग रही है, खुद की पॉपुलैरिटी रही है, वो भी एक ऑल टाइम लो पे रही है 26% के साथ में। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जस्टिन ट्रूडो के चांसेस हैं कि वो अगला इलेक्शन जीत सकते हैं, वो एक ऑल टाइम लो पर हैं। एकदम नहीं लग रहा कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे कि लोग उनको वोट देंगे। वहीं दूसरे साइड पर जो उनके अपोजिशन है और जो जिनका, मतलब लोगों को लग रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे आगे चल करके कनाडा के, उनका नाम है पायरे पोइलेवर, जो कि एक राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर है कनाडा के स्फीयर में। उनको करेंटली ऐसा कहा जा रहा है कि ये हम लोगों के अगले कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है, जब हम जगमीत सिंह की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के, तो दिसंबर 20 को क्या हुआ था कि इन्होंने कहा था कि पार्टी जो NDP है वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएगी
प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में लेट जनवरी में, जब नेक्स्ट ईयर क्या कहते हैं विंटर ब्रेक के बाद अपना पार्लियामेंट खुलेगा, तब वो ऐसा करेंगे। लेकिन अब उसकी बात ही नहीं रह गई कि क्या कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए या ना लाया जाए, बिकॉज जस्टिन ट्रूडो ने खुद से ये अनाउंस कर दिया कि ही इज गोइंग टू रिजाइन बोथ एज प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ कैनेडाज लिबरल पार्टी। दोनों ही तरीके से वो जब रिजाइन कर देंगे तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की कोई बात ही नहीं रहती है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप दैट इंडिया और कनाडा के बीच का जो करेंट इशू है ये आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक हम एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार फिर से हम ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जबकि कनाडा के इलेक्शंस हो जाते हैं और वहाँ का रिजल्ट आता है, तो हम इस टॉपिक को एक बार वापस से रिविजिट कर लेंगे और अपने नोट्स को अपडेट कर लेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी जो जीमेल आईडी है वो मैं मेंशन कर दूंगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं और मेरा जो कांटेक्ट नंबर है वो भी आपके साथ शेयर्ड है। तो अगर आपको कोई भी अपनी प्रिपरेशन में डाउट आ रहा है तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तब भी आप मुझसे बात कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। और आज के सेशन में बस इतना ही। हम लोग जल्दी मिलेंगे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन में के साथ। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक।